डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बार कहा था, अधिकार कर्तव्य के बिना वैसे ही हैं जैसे मनुष्य परछाई के बिना। नमस्कार और संविधान की गहराइयों में उतरने वाली हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर बहस का विषय रहे पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, मौलिक अधिकार। बिल्कुल, मौलिक अधिकार, और उसमें भी खास तौर पर संपत्ति के अधिकार का जो पेचीदा सवाल है। जी। हमारे सामने द प्रिंट में प्रकाशित एक विश्लेषण है। ये उस समय की बहस के संदर्भ में खास नजरिया पेश करता है। उस लेख के तर्कों को ही हम आज देखेंगे। हाँ, और देखिए, ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर काम की हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि संवैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक बहसें और जो न्यायिक व्याख्याएं हैं, हाँ, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। जी। तो आज हम इसी स्रोत में जो तर्क दिए गए हैं उनका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि भाई इसमें क्या कहा गया है और क्यों। बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि तर्कों को खोल कर देखा जाए। हाँ, सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच, जो नैतिक, आर्थिक, संवैधानिक तर्क है, उनको समझना। जी, उनको अनपैक करना। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये लेख एक खास नजरिया है। संपत्ति के अधिकार पर बहस के कई पहलू थे और आज भी हैं। हाँ, ये जरूरी है। आज हम बस इस विशेष लेख के तर्कों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और ऐसी गहरी चर्चाओं में रुचि है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, जरूर। तो चलिए इस विश्लेषण की परतें खोलते हैं। शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है जो ये लेख उठाता है। कौन सा? कि भाई अगर अधिकारों को इतनी आसानी से बदला जा सकता है तो फिर उन्हें मौलिक कहने का मतलब क्या है? हाँ, ये उस विश्लेषण का बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है। लेखक का तर्क यह है कि संविधान बनाने वालों ने कुछ अधिकारों को मौलिक क्यों कहा? क्योंकि वो व्यक्ति के विकास, उसकी गरिमा के लिए जरूरी समझे गए। वो सरकार की रोजमर्रा की उठापटक से ऊपर थे। अच्छा। तो विश्लेषण सवाल ये खड़ा करता है कि अगर संसद, ठीक है, विशेष बहुमत से ही सही, इन अधिकारों को छीन सकती है या उनमें भारी कटौती कर सकती है, तो क्या ये मौलिक शब्द सिर्फ एक सजावट के लिए रह गया? क्या ये उनकी वो खास स्थिति को कमजोर नहीं करता? हाँ, तो चिंता ये है कि मौलिक का मतलब ही शायद खोखला हो जाए अगर वो स्थायी ना हो या कम से कम बहुत मुश्किल से बदलने लायक ना हो। हाँ, यही चिंता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मौलिक अधिकारों पर कोई सीमा ही ना हो। संविधान तो खुद कुछ प्रतिबंधों की बात करता है ना? निश्चित रूप से, और विश्लेषण भी ये मानता है। संविधान खुद कहता है कि सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हाँ। पर लेखक के अनुसार इन प्रतिबंधों का मकसद अधिकार के गलत इस्तेमाल को रोकना है या समाज के हितों में संतुलन बनाना है। अच्छा। ना कि अधिकार को ही खत्म कर देना। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि उचित प्रतिबंध लगाने और किसी अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा देने में एक बड़ा अंतर है। क्वालिटेटिव डिफरेंस है, आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक डर यह भी जताया गया है कि अगर संपत्ति के अधिकार जैसे अहम अधिकार को हटाया जा सकता है, तो क्या गारंटी है कि कल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार जैसे दूसरे मौलिक अधिकारों पर ऐसा ही खतरा नहीं आएगा? अच्छा, एक तरह की स्लिपरी स्लोप वाली चिंता। बिल्कुल। ये एक जरूरी फर्क है, प्रतिबंध लगाना बनाम अधिकार को खत्म करना। चलिए अब विश्लेषण के अगले तर्क पर चलते हैं। ये नैतिकता और मानव स्वभाव से जुड़ा है। ये काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, ये तर्क थोड़ा सा दार्शनिक जैसा लगता है, पर इसके व्यवहारिक नतीजे बताए गए हैं। विश्लेषण कहता है कि हम इंसानों में आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखने की एक गहरी आदत होती है। जैसे बच्चा अपने खिलौने संभाल कर रखता है ना, जी जी, वैसे ही बड़े लोग अपने लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत करते हैं, निवेश करते हैं। और यही बचत और निवेश धीरे धीरे संपत्ति बन जाते हैं। बिल्कुल। और विश्लेषण का मानना है कि इस कमाई हुई संपत्ति पर व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार बनता है, बेशक वो सामाजिक नियंत्रण और टैक्स के दायरे में हो। सही कहा। यहाँ तक कि उस समय के सोवियत संघ जैसे समाजवादी देश का भी उदाहरण दिया है कि वहां भी व्यक्तिगत संपत्ति के कुछ रूप माने जाते थे। अच्छा। तो विश्लेषण का मानना है कि संपत्ति कमाने और उसे रखने की इच्छा एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ। अब अगर कानून इस प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ जाता है और संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह छीन लेता है, तो इसके दो मुख्य नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। क्या?
पहला, जैसा अक्सर हम देखते हैं निषेध कानूनों के साथ, जैसे शराबबंदी वगैरह। हाँ, होता है। जब कानून जनता की राय या गहरी मानवीय आदतों के उलट जाता है तो लोग बड़े पैमाने पर या तो उसे तोड़ते हैं या उसे सरकमवेंट करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कानून का सम्मान कम हो जाता है। अच्छा, तो संपत्ति के मामले में भी ऐसा हो सकता है। ये लेख का डर है। यानी कानून शायद उतना प्रभावी न रहे और एक पैरेलल अवैध व्यवस्था पनप सकती है। और दूसरा नतीजा क्या बताया गया है? दूसरा नतीजा, जो शायद ज्यादा चिंताजनक बताया गया है, वो आर्थिक है। इकोनॉमिक? कैसे? विश्लेषण का तर्क है कि व्यक्तियों की जो बचत और निवेश है वही मिलकर देश की संपत्ति का आधार बनते हैं। तो बचत करने और रिस्क लेकर निवेश करने का जो इंसेंटिव है वो कम हो जाएगा। हाँ, ये तो है। लोग शायद फिर उपभोग पर ज्यादा ध्यान दें या अपनी पूंजी कहीं और ले जाने की कोशिश करें। ओह, लेखक चेतावनी देता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिल सकती है। हाँ। उत्पादन, विकास, इन सब पर बुरा असर पड़ सकता है और ये स्थिति एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं होगी। इस बात को समझाने के लिए विश्लेषण ने मोहम्मद बिन तुगलक का वो उदाहरण भी दिया है ना, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला। हाँ, बिल्कुल। वो उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि कैसे बड़े पैमाने पर किए गए नीतिगत बदलाव, खासकर वो जो लोगों की संपत्ति, जीवन और जो स्थापित व्यवस्था है उसको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। हाँ। उनके अनपेक्षित और गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो ये तर्क सिर्फ संपत्ति के अधिकार के कानूनी पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और आर्थिक असर की ओर इशारा करता है, जो शायद नीति बनाने वालों की कल्पना से भी परे हो। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि जहाँ ये लेख संपत्ति के अधिकार को हटाने के खिलाफ मजबूत तर्क दे रहा है, वहीं उस दौर में इसे हटाने के पक्ष में भी महत्वपूर्ण विचार थे। हाँ, सामाजिक न्याय और भूमि सुधार जैसे लक्ष्यों से जुड़े हुए। सही। सरकार की मंशा थी असमानता कम करना, संसाधनों का पुनर्वितरण करना, जिसके लिए संपत्ति के अधिकार को एक बाधा के तौर पर देखा जा रहा था। जी। आज हम सिर्फ द प्रिंट के इस विश्लेषण पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो व्यापक संदर्भ ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब वापस इस लेख के तर्कों पर आते हैं। नैतिक और आर्थिक चिंताओं के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बाधा पर आता है, जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। हाँ, ये विश्लेषण के तर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेखक उस समय के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत चर्चित फैसले का हवाला देता है। शायद गोलकनाथ मामले का जिक्र है, हालांकि नाम नहीं लिया गया है। कहना था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने की शक्ति नहीं है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की काफी व्यापक शक्ति है। तो फिर ये टकराव कैसे हुआ? यहीं पर अनुच्छेद 13(2) की भूमिका आती है, जैसा कि विश्लेषण समझाता है। अनुच्छेद 13(2)? हाँ, अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून लॉ नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विश्लेषण के अनुसार उस विशेष फैसले में ये व्याख्या की कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक कानून ही है। अच्छा, इसे थोड़ा और साफ करें। अगर संशोधन भी एक कानून माना जाता है और कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि संसद संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। इस विश्लेषण के अनुसार उस फैसले का यही निष्कर्ष था। अच्छा। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण सोचें। मान लीजिए एक स्कूल की नियम पुस्तिका में लिखा है कोई भी नया नियम स्कूल के 5 मूल सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकता। ठीक। अब नियम बदलने की एक प्रक्रिया भी दी गई है। हाँ। अगर कोई उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके एक ऐसा नया नियम जोड़ना चाहे जो उन 5 मूल सिद्धांतों में से एक को तोड़ता हो, तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के तर्क के अनुसार यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि नियम बदलने की प्रक्रिया से बना नया नियम भी आखिर में एक नियम ही है और कोई भी नियम मूल सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकता। समझ गई। विश्लेषण यह भी बताता है कि जजों में इस बात पर मतभेद था कि संशोधन की शक्ति का मूल स्रोत क्या है। मतलब क्या वो 368 में ही है या संसद की सामान्य विधायी शक्तियों में। अच्छा। लेकिन अंतिम नतीजा यही था कि संशोधन अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो अनुच्छेद 13(2) के तहत अमान्य होगा। ये तो संसद के संशोधन शक्ति पर एक बहुत बड़ी रोक लगा दी गई उस समय।
तो फिर मौलिक अधिकारों में बदलाव का रास्ता क्या बचा इस फैसले के बाद? विश्लेषण बताता है कि अदालत ने प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि ये फैसला भविष्य में होने वाले संशोधनों पर लागू होगा, लेकिन जो संशोधन पहले हो चुके थे, जैसे पहले भूमि सुधार संशोधन, उन्हें अमान्य नहीं किया गया। अच्छा, वो बच गए। हाँ, लेकिन आगे के लिए इस विश्लेषण के अनुसार मौलिक अधिकारों में कटौती करने का एकमात्र संवैधानिक रास्ता एक नई संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बुलाना ही बचता था, जिसे खास तौर पर संविधान में संशोधन करने या नया संविधान लिखने का जनादेश मिला हो। बिल्कुल, संसद के लिए रास्ता बंद हो गया था इस व्याख्या के अनुसार। ये वाकई एक बड़ी संवैधानिक बाधा थी, और इसके अलावा ये लेख सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक और अहम पहलू उठाता है, चुनावी जनादेश का। बिल्कुल। विश्लेषण एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जोर देता है। संसदीय लोकतंत्र में किसी भी सरकार को कोई बड़ा संवैधानिक परिवर्तन लाने वाला विधेयक तब तक पेश नहीं करना चाहिए जब तक कि उसने चुनाव के समय वोटर्स के सामने उस खास मुद्दे को रखकर साफ जनादेश न लिया हो। ये सिर्फ सामान्य शासन चलाने के जनादेश से अलग बात है। यानी अगर कोई पार्टी चुनाव में ये वादा करके सत्ता में नहीं आई है कि वो संविधान के मौलिक ढांचे में या किसी विशेष मौलिक अधिकार में बड़ा बदलाव करेगी, तो उसे अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तर्क है। हाँ, विश्लेषण का यही तर्क है, और इसे समझाने के लिए वो ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास से 1910 के एस्क्विथ सरकार के मामले का काफी विस्तार से उदाहरण देता है। हाँ, वो लॉर्ड्स वाला मामला। हाँ, वही। उस समय लिबरल प्रधानमंत्री एस्क्विथ लॉयड जॉर्ज का पीपल्स बजट पास करवाना चाहते थे, जो अमीरों पर टैक्स बढ़ाता था। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उस समय वंशानुगत था और कंजर्वेटिव बहुमत वाला था, उसे रोक रहा था। और साथ ही सरकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को भी कम करना चाहती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्हें इस मुद्दे पे एक साल में 2 बार आम चुनाव करवाने पड़े थे ना? सही। राजा जॉर्ज पंचम ने इस बात पर जोर दिया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों में कटौती जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार को जनता से एक विशिष्ट और साफ जनादेश लेना होगा। अच्छा। पहले चुनाव में लिबरल पार्टी बहुमत खो बैठी, हालांकि वो दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रही। फिर आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थन के बदले होम रूल बिल लाने के वादे के साथ और लॉर्ड्स की शक्तियों पर फिर से जनादेश लेने के लिए उन्होंने साल के अंत में दूसरा चुनाव करवाया। विश्लेषण इस उदाहरण का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों के लिए, खासकर जो सत्ता के संतुलन या नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हों, एक स्पष्ट चुनावी जनादेश कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक वैधता का सवाल है। बिल्कुल। विश्लेषण तो यहां तक सुझाव देता है कि राष्ट्रपति का ये संवैधानिक कर्तव्य हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री को ऐसे बड़े संशोधनों पर सहमति देने से पहले आगाह करे, जब तक कि जनता को चुनाव में उस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका न मिला हो। तो हमने इस विश्लेषण के मुख्य तर्कों को काफी विस्तार से देखा। संक्षेप में कहें तो ये लेख संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने के विचार का कई आधारों पर विरोध करता है। जी। पहला, ये अधिकारों की मौलिकता पर ही सवाल उठाता है, अगर उन्हें आसानी से बदला जा सके। हाँ। दूसरा, ये बचत और संपत्ति से जुड़े मानव स्वभाव के नैतिक तर्क और कानून की अवहेलना की संभावना पर जोर देता है। बिल्कुल। तीसरा, ये राष्ट्रीय संपत्ति निर्माण और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर नकारात्मक प्रभावों की चिंता जताता है। जी, आर्थिक पहलू। चौथा, ये उस समय के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक बड़ी संवैधानिक बाधा यानी अनुच्छेद 13(2) की व्याख्या को रेखांकित करता है। सही। और अंत में ये बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए विशिष्ट चुनावी जनादेश की आवश्यकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर बल देता है। निश्चित रूप से ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि मौलिक अधिकार केवल अलग-अलग प्रावधान नहीं है, बल्कि वे आपस में जुड़े हुए हैं और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। लेखक के अनुसार इनमें किसी भी तरह का बड़ा बदलाव, खासकर किसी अधिकार को हटाना, सिर्फ एक कानूनी समायोजन नहीं है, बल्कि इसके गहरे नैतिक, आर्थिक, कानूनी और लोकतांत्रिक परिणाम हो सकते हैं। हाँ। इसलिए संवैधानिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक शुद्धता, विशेष रूप से जनता की सहमति या जनादेश का महत्व इस विश्लेषण के लिए सबसे जरूरी है। ये सिर्फ संपत्ति के अधिकार की बात नहीं, बल्कि संवैधानिक शासन के जो व्यापक सिद्धांत हैं, उनकी रक्षा का तर्क प्रस्तुत करता है। संवैधानिक सिद्धांतों पर ऐसी ऐतिहासिक बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना वाकई बहुत जरूरी है। हाँ। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये न केवल संवैधानिक विकास के चरणों को समझने में मदद करता है, बल्कि विश्लेषण क्षमता और उत्तर लेखन में भी गहराई लाता है। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, बल्कि निरंतर व्याख्या, बहस और विकास की एक जीवंत प्रक्रिया है। सही कहा। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु पर छोड़ता है। ये मौलिक अधिकारों की स्थिरता और उनमें बदलाव के लिए व्यापक सहमति, जैसे नई संविधान सभा या विशिष्ट जनादेश की जरूरत पर बहुत जोर देता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम संपत्ति के अधिकार के मुद्दे से आगे सोचें, तो संवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में ये विश्लेषण क्या कहता है? अच्छा सवाल है। क्या विधायिका, न्यायपालिका और लोगों के बीच शक्ति संतुलन का इसका दृष्टिकोण इतना कठोर है कि ये समय के साथ जरूरी समझे जाने वाले बदलावों में भी बाधा बन सकता है? या ये वास्तव में संविधान के मूल सिद्धांतों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जरूरी कवच है? क्या अधिकारों को इतना अलंघनीय बना देना चाहिए कि वे समाज की बदलती जरूरतों के प्रति अनरिस्पॉन्सिव हो जाएं? या उनमें संशोधन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए? और अगर लचीली हो तो उसकी सीमाएं और सही प्रक्रिया क्या हो? ये संतुलन कैसे बने, इस पर विचार करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि द प्रिंट के इस विश्लेषण की हमारी ये पड़ताल आपके लिए उपयोगी रही होगी और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। अगली बार तक सोचते रहें और सीखते रहें। और हाँ, अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।